हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के नेट टेस्ट पेपर में। ये हमारा इकोनॉमी का टेस्ट है और ये टेस्ट नंबर हमारा 9 है। तो हमने ज्योग्राफी के 2 टेस्ट अभी 1 बाय 1 देख लिए और इसके बाद में पहले में भी मैंने बहुत सारे टेस्ट अपलोड किए। तो जो भी नया व्यक्ति जुड़ रहा है वो @रिसोर्स यूपीपीएससी आप चैनल सर्च कर लो यूट्यूब पर और उसको ज्वाइन कर लो। और हमारे चैनल पे बहुत सारे टेस्ट पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हैं, तो आप अच्छे से उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले आप अपनी पढ़ाई कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, इसके बाद में अपनी रैंकिंग चेक करने के लिए टेस्ट पेपर को देख लो कि क्या कितने सही होते हैं, क्या अभी रैंकिंग आ रही है ना। तो चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि मांग एवं पूर्ति संबंधी बाजार की ताकतों के कारण मुद्रा में हुए अवमूल्यन का प्रभाव भारत में निम्नलिखित में से किस रूप में हो सकता है। ऑप्शन ए, देश को प्राप्त होने वाले प्रेषण मूल्य में बढ़ोतरी, सेकेंड व्यापार घाटे में बढ़ोतरी, थर्ड निर्यात में बढ़ोतरी एंड फोर्थ मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, बी केवल फर्स्ट थर्ड और 4, सी केवल सेकेंड और 4 एंड डी उपर्युक्त सभी। बात करें यहाँ पर कि इन्होंने कहा है कि मुद्रा में अवमूल्यन है ना, यानी कि करेंसी डिवोल्यूशन। देखिए इकोनॉमी में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और कॉन्सेप्ट इतने आम भाषा में नहीं होते हैं कि तुरंत ही समझ में आ जाए, तो थोड़ा चीज़ों को अच्छे से समझने की ज़रूरत रहती है। बात करें अगर यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मांग एवं पूर्ति संबंधी बाजार की ताकतों के कारण मुद्रा में हुए अवमूल्यन का प्रभाव भारत में किस रूप में हो सकता है, तो अगर मांग एवं पूर्ति वाली बात करें तो रेमिटांस अथवा प्रेषण का मूल्य रुपए के कमजोर होने पर बढ़ जाता है। क्योंकि रेमिटांस क्या होता है, रेमिटांस होता है जो भारतीय लोग हैं वो अलग अलग कंट्री में जाके रह रहे हैं, तो अलग अलग कंट्री में करेंसी का मूल्य ज़्यादा रहता है किसी किसी कंट्री का, जैसे डॉलर का मूल्य ज़्यादा रहता है रुपए की अपेक्षा। तो जब वो वहाँ से अपने घर के लोगों को पैसे भेजते हैं तो वो ज़्यादा मात्रा में आते हैं। भाई डॉलर का मूल्य ही ज़्यादा है तो यहाँ पर जो भारतीय रुपये बनेंगे वो ज़्यादा बनेंगे। तो वही वो कह रहे हैं, उसी चीज़ को रेमिटांस बोला जाता है। आप न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो तो आप देखते हो कि बोलते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में भारतीय लोगों को इतना रेमिटांस प्राप्त हुआ, यानी कि जो उनके घर वाले लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो पैसे जो भेजते हैं भारत में तो सबसे ज़्यादा मात्रा रही। तो वही ये कह रहे हैं कि रेमिटांस अथवा प्रेषण का मूल्य रुपए के कमजोर होने पर बढ़ जाता है। तो कथन फर्स्ट हमारा यहाँ पर सही है। अब फर्स्ट सही है तो इसके और इसके बढ़ने की संभावना हो सकती है, या इस ऑप्शन की भी बढ़ने की मतलब सही होने की संभावना हो सकती है। सॉरी, बात करें सैद्धांतिक रूप से कमजोर रुपए को किसी देश के निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए और व्यापार घाटा कम होना चाहिए, लेकिन भारत की स्थिति अलग है। भारत में आयात अधिक है और निर्यात बढ़ता तो है लेकिन आयात की तुलना में नहीं। जैसे हम चीज़ें मंगाते ज़्यादा हैं, जब किसी से चीज़ लोगे उसके पैसे का मूल्य ज़्यादा है तो तुम्हें ज़्यादा मूल्य चुकाना पड़ेगा, और हम बाहर भेजते कम है। जब कोई हमसे खरीदेगा तो हमारी चीज़ें सस्ती, क्योंकि हमारे पैसे का मूल्य भी सस्ता है तो उसे कम पैसे देने पड़ेंगे। वही वो कह रहे हैं कि आयात की अपेक्षा निर्यात बढ़ता तो है लेकिन आयात की तुलना में कम बढ़ता है, ऐसे में व्यापार घाटा बढ़ेगा। तो कथन सेकेंड एवं थर्ड भी हमारे सही है। इन्होंने कहा देश को प्राप्त होने वाले प्रेषण मूल्य में बढ़ोतरी, व्यापार घाटे में बढ़ोतरी, निर्यात में बढ़ोतरी, है ना। अब 4 गलत रहेगा, मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी नहीं। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, हाँ, तो तीनों आपके ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इन्होंने यहाँ पर बता दिया। और इन्होंने बोला कि इससे आयातित मुद्रास्फीति का जोखिम बढ़ता है जिससे देश में वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। तो कथन 4 भी सही है। इसके चलते हमारे तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी। थोड़ा सा पहले आप देखोगे तो आप सोचोगे कि ऐसे कैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे फिर चीज़ें क्लियर होती है। तो थोड़ा सा इसमें फैक्ट को अच्छे से पढ़ना। मैं इसका PDF तुरंत ही डालूंगी, तो आप पहले आंसर को भी पढ़ लेना और फिर अपने क्वेश्चन को टिक करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन और हिस्ट्री के क्वेश्चन वो फैक्ट हैं। इकोनॉमी में कुछ फैक्ट हैं, सभी फैक्ट नहीं। इकोनॉमी में मार्केट पे चीज़ें, सिचुएशन पे चीज़ें डिपेंड करती, इसलिए इसकी परिभाषा में बदलाव आ जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से उपाय मुद्रास्फीति को कम करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, नगद आरक्षी अनुपात CRR को बढ़ाना, सेकेंड सांविधिक तरलता अनुपात SLR को बढ़ाना, थर्ड राजकोषीय घाटे में कमी एंड 4 रेपो रेट में कमी। अब ये भी देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा से उपाय मुद्रास्फीति को कम करने के लिए किए जा सकते हैं। तो ये सब हमने देख लिया, कॉन्सेप्ट आप पढ़ते ही होंगे,
कि मार्केट में मुद्रा ज़्यादा है, तरलता ज़्यादा है ना। तो कई बार जब तरलता ज़्यादा होती है तो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए बैंकें क्या करती है, ब्याज को बढ़ा देती है, जिससे कि मार्केट में पैसे कम हो जाएं। अगर महंगाई है, मार्केट में पैसे कम है, तो फिर बैंकें क्या करती है, ब्याज को सस्ता करती हैं ताकि लोग ज़्यादा ब्याज ले सके, ज़्यादा पैसे ले सके बैंक से, फिर अपनी चीज़ें परचेज करें। चीज़ें परचेज करेंगे तो मार्केट में मनी का फ्लो होगा। ऐसे कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं ना, तो ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, तो क्वेश्चन पढ़ लिया। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, सी केवल थर्ड और फोर्थ, एंड डी उपयुक्त सभी। चलिए बात करते हैं। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए आरबीआई और सरकार दोनों को बाजार में कैश फ्लो को कम करना होता है। देखो मैंने बताया ना, जब कैश फ्लो ज़्यादा होता है तो बैंकें क्या करती हैं कि ब्याज को महंगा कर देती हैं, है ना। तो आपको जब आपने जैसे लोन ले रखा है बैंक से और आपको सामान भी खरीदने जाना मार्केट से, पर आप क्या प्रायोरिटी में रखते हैं कि पहले बैंक का लोन दे देते हैं, किस्त दे देते हैं या ईएमआई दे देते हैं, और इस चीज़ को हम इस महीने ना लेके अगले महीने लेंगे। तो आपने अपना पैसा बैंक में डाल दिया ना, तो अब आप मार्केट से कोई चीज़ परचेज ही नहीं करोगे, तो मार्केट में मनी का फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा ना। तो ये लोग इसको इस तरीके से ऑपरेशन करते हैं, जिसे हम ओएमओ बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी बोलते हैं, इसी के तहत। तो वही कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए आरबीआई और सरकार दोनों को बाजार में कैश फ्लो को कम करना होता है। प्रश्न में दिए गए चारों कदमों में से आरंभ के 3 कदमों में से 3 कदम मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बाजार में तरलता में कमी आएगी, अतः ये सही है। कथन 4 में दिया गया जो कथन है इस स्थिति के विपरीत है, क्योंकि इस रेपो रेट में कमी, ये जो काम करते हैं इससे बैंकों के द्वारा सस्ता ऋण देने की क्षमता बढ़ती है, तो यह मुद्रास्फीति को कम करने में नहीं काम आएगा, है ना। तो आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आप पीडीएफ में आंसर को अच्छे से पढ़ना, फिर क्वेश्चन को देखना, फिर आंसर को पढ़ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि बात सही है। मैंने बताया है, आपको पूरा पेज बना के बताया है, लेकिन फिर भी कई बार चीज़ें ना क्लियर हो तो आप उसमें से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, बी सेकेंड विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, एंड 4 विश्व मानव पूंजी रिपोर्ट। अब कूट दिया गया है ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड एवं 4, बी फर्स्ट एवं थर्ड, सी फर्स्ट, थर्ड एवं 4, एंड डी उपयुक्त सभी। अब देखिए ऐसे काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के। बात करें तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट है आपकी कौन कौन सी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वैश्विक मानव पूंजी रिपोर्ट, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ठीक है, इसमें विश्व मानव पूंजी रिपोर्ट है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, समावेशी विकास और विकास रिपोर्ट, वैश्विक विनिर्माण सूचकांक, ठीक है। IMF भी रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो आपका यहाँ पर आंसर फर्स्ट, सेकेंड एवं 4 सही हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, इसको आपका IMF जारी करता है, ना कि WEF, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हो, ये हमेशा आपके काम आने वाली रिपोर्ट, चाहे PCS का पेपर दो, चाहे RO का दो, चाहे आप UPSC का दो, ये इस तरीके से क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन व्ययों को राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल करते हैं या डैश। ऑप्शन है ब्याज भुगतान, सेकेंड खाद्य सब्सिडी, थर्ड वेतन एवं पेंशन, एंड 4 पेट्रोल सब्सिडी। कूट दिया गया है ऑप्शन ए फर्स्ट एवं थर्ड, बी सेकेंड एवं 4, सी केवल फर्स्ट, एंड डी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एवं 4। अब आप पहले आंसर दीजिए। आप देखिए कि इसमें से आपको क्या सच में क्लियर सारी चीज़ें पता है या आप इसमें से कुछ भूल रहे हैं। तो आपका आंसर क्या आया वो देखिए। फिलहाल आपका विभिन्न सरकारी विभागों के वेतन एवं पेंशन पर खर्च, ऋण पर ब्याज की अदायगी और विभिन्न सब्सिडियों पर होने वाले व्यय को राजस्व व्यय कहते हैं। आंसर की बात करें तो डी आपका आंसर सही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एवं 4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहे हैं कि किसी देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है। ऑप्शन ए जब निवल राष्ट्रीय उत्पाद में कर को घटाते हैं तथा सब्सिडी को जोड़ते हैं। सेकेंड कह रहे हैं कि जब किसी राष्ट्रीय उत्पाद में कर को जोड़ते हैं तथा सब्सिडी को घटाते हैं। सी ऑप्शन है कि जब सकल घरेलू उत्पाद को देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। इस पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है।
इन्होंने पूछा है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय, और ये इन्होंने बताया है जब सकल घरेलू उत्पाद को देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। इसमें उसमें फर्क है, कंफ्यूज मत होना। डी कह रहे हैं कि जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कर को जोड़ते हैं तथा सब्सिडी को घटाते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो राष्ट्रीय आय आपकी कैसे होगी, देखिए पढ़ते हैं ना हम लोग ऐसे, राष्ट्रीय आय बराबर यहाँ पर आएगी निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, प्लस सब्सिडी माइनस कर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, जो भी राष्ट्रीय उत्पाद होगी या होंगे। अब यहाँ पर प्लस हम सब्सिडी करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। सब्सिडी को प्लस करोगे यहाँ पर और कर को माइनस करोगे, माइनस कर, वो आपकी राष्ट्रीय आय निकल आएगी, ठीक है। तो आंसर की बात करें आपके क्वेश्चन की, तो हो जाएगा जब निवल राष्ट्रीय उत्पाद में कर को, मतलब कर को घटाते हैं तथा सब्सिडी को जोड़ते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दूसरी चीज़ की परिभाषा और किसकी परिभाषा आप लोग जान गए होंगे, अच्छे से समझते होंगे, और ये राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रायः समाचारों में रहने वाले तरलता समायोजन प्रवाह यानी कि LAF के संबंध में सत्य है डैश। ऑप्शन है, यह रेपो रेट के माध्यम से कार्य करता है। सेकंड, इसे वर्ष 1998 के बैंकिंग क्षेत्र सुधारों पर नसीमन समिति के परिणाम के एक भाग के रूप में पेश किया गया था। तो ऑप्शन है यानी कि कूट है, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट एवं सेकेंड, एंड डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। बात करें अगर यहाँ पर हम, देखो LAF आप सोच रहे हो बताया नहीं कि होता क्या है LAF, वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा, बट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फ्लोज, इसको बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो बात करें यहाँ पर तरलता समायोजन प्रवाह यानी कि LAF भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के तहत प्रयोग किए जाने वाला उपकरण या टूल है जो बैंकों को पुनर्खरीद समझौते, रेपो एग्रीमेंट के माध्यम से ऋण प्राप्त करने या रिवर्स रेपो एग्रीमेंट के माध्यम से RBI को ऋण प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है। और इसका सेकंड ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है कि इसे वर्ष 1998 के बैंकिंग क्षेत्र सुधारों पर नरसिम्हन समिति के परिणाम के एक भाग के रूप में पेश किया गया था। तरलता समायोजन सुविधा के दो घटक रेपो यानी कि पुनर्खरीद और रिवर्स रेपो हैं। तो आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन आपका सही है कि फर्स्ट एवं सेकंड दोनों, ठीक है। चलो आई होप की चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैं काफ़ी चीज़ों को सही से बताती चली जाऊँ, सही से मतलब सब में बताती हूँ, बट इसमें मैं आपकी ज़्यादातर चीज़ों को पढ़ के बता रही हूँ ताकि आपका क्वेश्चन का आधार बने और आपको चीज़ें समझ में ही आ जाए, है ना। छोड़ने की कोशिश ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि इकोनॉमी एक बार में नहीं समझ में आती है झट से, और बहुत सारे लोगों को आ भी जाती है ना, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आती है, बट मैं सबको लेके चल रही हूँ, इस हिसाब से मैं बता रही हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, भारत में चालू खाता घाटा का एकमात्र कारण व्यापार घाटा है। सेकंड कह रहे हैं कि भुगतान संतुलन की प्रतिकूल स्थिति देश से विदेशी मुद्रा को बहिर्गमन की ओर ले जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट एवं सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। बात करें चालू खाता के दो हिस्से होते हैं। पहली बार जब क्वेश्चन में केवल या एकमात्र है, थोड़ा आपको सतर्क रहना है ना। हर बार एकमात्र या केवल सही नहीं होता और हर बार एकमात्र और केवल गलत नहीं होता। जब लगा देते हैं ना ओनली, ठीक है, ओनली रीजन या एकमात्र कारण, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया करिएगा। बात करें तो व्यापार संतुलन वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात। सेकंड, एक तरफा अंतरण, ब्याज अदायगी, अनुदान, रेमिटांस। भारत में चालू खाता घाटा केवल तब होता है जब आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से अधिक होता है, ठीक है। तो सेवाओं के अधिक हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में चालू खाता घाटा केवल व्यापार घाटे के कारण होता है। कथन एक आपका सत्य है। भुगतान संतुलन की प्रतिकूल स्थिति देश से विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन की ओर ले जाती है। कथन सेकंड भी हमारा सही है। बात करें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जीआई टैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, भारत में इसका विनियमन वस्तुओं के भौगोलिक सूचक, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत किया जाता है। सेकंड कह रहे हैं कि किसी भी जीआई टैग की वैधता 10 वर्ष के लिए ही होती है। थर्ड है कि यह कंट्रोलर जनरल पैटेंट्स, डिजाइन एवं ट्रेडमार्क द्वारा प्रशासित होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट एवं सेकंड, बी सेकंड एवं थर्ड,
सी फर्स्ट एवं थर्ड, एंड डी फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड। ठीक है, चलिए बात करते हैं जीआई टैग के बारे में। देखिए, बात करें तो भौगोलिक संकेत जीआई टैग एक ऐसी स्थिति है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दी जाती है और उस विशेष उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और किसी भी अन्य विशेषताओं को आमतौर पर उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप जीआई टैग के बारे में जानते हो। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। भारत में जीआई टैग का विनियमन वस्तुओं के भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो अगर आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट, भारत में प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा से सदैव कम होता है। सेकेंड, एफआरबीएम एक्ट वित्तीय अनुशासन का साधन है। तो कूट दिया गया ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट एवं सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। बात करें अगर यहाँ पर हम, ठीक है, देखिए प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा से सदैव कम होता है, जो चालू वित्त वर्ष में सरकार द्वारा ब्याज भुगतान को छोड़कर लिए गए उधार को दर्शाता है, लेकिन राजकोषीय घाटा कुल उधारी को दर्शाता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम 2003 मौद्रिक नीति प्रबंधन के प्रभावी संचालन में राजकोषीय बाधाओं को दूर करके राजकोषीय प्रबंधन एवं दीर्घकालिक समष्टि मैक्रो आर्थिक स्थिरता में अंतर पीढ़ीगत साम्य इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के उत्तरदायित्व का प्रावधान करने हेतु एक अधिनियम है। तो बात करें तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि लघु वित्त बैंक यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के संबंध में सत्य नहीं है। यहाँ पर जो सत्य नहीं है वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, यह उधार दे सकते हैं। ऑप्शन सेकंड बी, ये वाणिज्यिक बैंकों की तरह भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार ले सकते हैं। सी, इनकी स्थापना नचिकेत मोर समिति की अनुशंसा पर हुई थी। एंड डी, ये कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है। अब इसमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो नचिकेत मोर समिति द्वारा लघु वित्त बैंक की स्थापना की सिफारिश की गई थी, ये ऑप्शन आपका सही है। लघु वित्त बैंक कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के, तो इन्होंने बताया कि लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है। लघु वित्त बैंक की बात करें तो ये किसी अन्य अनुसूचित बैंक के विपरीत भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार नहीं ले सकते, यानी कि बी में ऑप्शन में इन्होंने कहा कि ये वाणिज्यिक बैंकों की तरह भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार ले सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर सत्य नहीं है, ये गलत है। ये यहाँ पर रिजर्व है, ये रिवर्स कर दिया, ये गलत है। ठीक है, ये प्रिंट में थोड़ा सा गलत प्रिंट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन आपके सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की परिभाषा में शामिल होता है। ऑप्शन फर्स्ट, सभी अंतिम वस्तुओं का बाजार मूल्य। ऑप्शन सेकंड, सभी अंतिम सेवाओं का बाजार मूल्य। ऑप्शन थर्ड, एक निश्चित समय काल में। ऑप्शन फोर, देश की सीमा में। कूट दिया है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, थर्ड एवं फोर, बी फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड, सी सेकंड, थर्ड एवं फोर, एंड डी उपर्युक्त सभी। तो बात करें अगर यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। ये नॉर्मल परिभाषा है और सबको पता है। आंसर की बात करें तो आपको पता ही हो गया होगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, आपका भी यही आंसर सही है और इस क्वेश्चन का आंसर यही सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि भारतीय कंपनी विदेशी पूंजी बाजार से धन अर्जित करना चाहती है तो उसके पास साधन होंगे डैश। ऑप्शन ए एडीआर, बी आईडीआर, सी जीडीआर, एंड फोर बाह्य वाणिज्यिक उधारी ईसीबी। कूट दिया है ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड एवं फोर, बी फर्स्ट एवं थर्ड, सी सेकेंड, थर्ड एवं फोर, एंड डी उपर्युक्त सभी। देखो बात करें, मतलब ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। बात करें तो एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट के माध्यम से भारतीय कंपनियां अमेरिकी शेयर मार्केट से पैसा अर्जित कर सकती हैं, एंड जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट के माध्यम से भारतीय कंपनियां यूरोपीय शेयर मार्केट से पैसा अर्जित कर सकती हैं। यहाँ पर कई देशों की मार्केट के बारे में बताया, इसीलिए उन्होंने एडीआर जीडीआर से उसे डिफाइन किया है ना।
और आईडीआर की बात करें तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट के माध्यम से विदेशी कंपनियां भारतीय शेयर मार्केट से पैसा अर्जित कर सकती हैं। यानी कि जो विदेशी कंपनियां उनको भारतीय मार्केट से अगर पैसा अर्जित करना है तो वो आईडीआर का यूज करेंगी, प्रयोग करेंगी। ईसीबी की बात करें तो जब कोई भारतीय व्यक्ति या संस्था किसी विदेशी व्यक्ति या संस्था से कर्ज के रूप में रुपए या बॉन्ड लेता है तो उसे बाह्य वाणिज्यिक उधार यानी कि ईसीबी कहते हैं। इसमें भारतीय कंपनी ऋण तो ले सकती है लेकिन पूंजी बाजार से नहीं। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। अगर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि एडीआर और बाह्य वाणिज्यिक उधारी ईसीबी, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाले शब्द मेल्ट डाउन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जीडीपी में गिरावट, बी स्टॉक कीमतों में गिरावट, सी राजकोषीय घाटे का एक पहलू एंड डी बैंकिंग पूंजी में गिरावट। बात करें तो मेल्ट डाउन स्टॉक कीमतों में आई तेज और बड़ी गिरावट के लिए प्रयुक्त होने वाली शब्दावली है, क्योंकि कुछ कुछ वैसा ही साउंड वगैरह जैसे आपने आइसक्रीम ली और नहीं खाया तो बहुत जल्दी से मेल्ट डाउन हो जाती है यानी कि पिघल जाती है ना। तो वही इन्होंने भी मतलब शब्दावली प्रयोग की है कि बहुत तेज कीमतों में बहुत तेजी आई और बड़ी गिरावट के साथ, है ना। तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्टॉक कीमतों में गिरावट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रायः समाचारों में रहने वाला बैंक दर का संबंध किससे? ऑप्शन ए साख नियंत्रण की एक खुले बाजार की क्रिया, बी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्राहकों को ब्याज देने की न्यूनतम दर, सी वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, एंड डी वाणिज्यिक बैंकों के मध्य उधारी देने की दर। बात करें अगर यहाँ पर हम तो बैंक दर ब्याज की वह दर है जो एक वाणिज्यिक बैंक को ऋण देते समय एक रिजर्व बैंक द्वारा ली जाती है ना। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा कि बैंक दर ब्याज की वह दर है जो वाणिज्यिक बैंक को ऋण देते समय रिजर्व बैंक द्वारा ली जाती है, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एक देश में भुगतान संतुलन यानी कि बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल परिस्थिति में है, ऐसे में एक देश इसको किस या किन प्रकार से संतुलित कर सकता है या है? ऑप्शन ए अपने आयात में कमी लाकर, सेकंड विश्व बैंक से ऋण लेकर, थर्ड अपना स्वर्ण आईएमएफ के पास गिरवी रखकर, एंड फोर मुद्रा का अवमूल्यन कर। कोड दिया ऑप्शन ए फर्स्ट सेकेंड एवं फोर, बी केवल सेकेंड एवं थर्ड, सी केवल फर्स्ट थर्ड एवं फोर, एंड डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एवं फोर। अब देखिए मुद्रा का अवमूल्यन यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है तो आपको इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना, कि एक देश में भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल परिस्थिति में, ठीक है, एडवर्स सिचुएशन में अगर जाता है तो वो देश क्या क्या कर सकता है, कौन सा ऑपरेशन कर सकता है, कैसे संतुलित कर सकता है, वो इसे अच्छे से समझने में आसानी मिलेगी। और वैसे भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा। भुगतान संतुलन बिगड़ने की स्थिति में विश्व बैंक से नहीं आईएमएफ से ऋण लिया जाता है। शेष सभी कदम आपके भुगतान संतुलन की प्रतिकूल परिस्थिति में उठाए जा सकते हैं। यानी कि इन्होंने जो विश्व बैंक से ऋण वाली बात कही ये आपका अपने आप में गलत हो जाता है। आईएमएफ से हम स्वर्ण को गिरवी रखकर ले सकते हैं उधार, मुद्रा का अवमूल्यन भी कर सकते हैं, ये भी इस ऑपरेशन में शामिल रहेगा। अपने आयात में कमी यानी कि चीजें जो वस्तुएं मंगाते हैं उनको कम मंगाएं, निर्यात ज्यादा से ज्यादा करें, है ना। तो इसके हिसाब से अगर बी ऑप्शन आपका गलत तो ये गलत, ये गलत, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? सी ऑप्शन आपका अपने आप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचारों में प्रायः चर्चा में रहने वाले प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? ऑप्शन ए कृषि, सेकंड एमएसएमई, थर्ड नवीकरणीय ऊर्जा, फोर्थ शिक्षा, एंड फिफ्थ आवास। कोड दिया ऑप्शन ए केवल फर्स्ट एवं सेकंड, बी फर्स्ट सेकंड फोर एवं फिफ्थ, सी फर्स्ट फोर एवं फिफ्थ, या डी उपयुक्त सभी। बात करें अगर यहाँ पर हम तो आपके प्राथमिकता क्षेत्र के बारे में अगर बात की जाए, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत शामिल है तो आपके उपयुक्त सभी शामिल है, विच मीन्स कि डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इन्होंने बोला कि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में, ठीक है, केवल प्राथमिकता क्षेत्र नहीं, ऋण में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट अधिभार यानी कि सरचार्ज को सरकार एक निश्चित उद्देश्य पर ही खर्च कर सकती है जिस उद्देश्य से इसे लगाया गया है। सेकेंड ऑप्शन आपका कह रहे हैं उपकर यानी कि सेस को सरकार किसी भी जगह खर्च कर सकती है, इसमें खर्च पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें यहाँ पर
उपकर और अधिभार में मुख्य अंतर यह होता है कि उपकर को किसी खास उद्देश्य के लिए अतिरिक्त टैक्स के रूप में वसूला जाता है, जबकि अधिभार को कुछ खास करदाताओं से अतिरिक्त टैक्स यानी कि एडिशनल टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है। उपकर को जिस उद्देश्य के लिए वसूला जाता है उसी उद्देश्य, देखिए कह रहे ना कि उपकर को जिस उद्देश्य के लिए वसूला जाता है उसी उद्देश्य पर सरकार द्वारा खर्च किया जाता है। खास उद्देश्य की प्राप्ति के बाद सरकार उपकर यानी कि टैक्स को समाप्त कर देती है। वहीं अधिभार को सरकार द्वारा किसी खास उद्देश्य से नहीं वसूला जाता। अधिभार के तहत एकत्रित फंड को सरकार द्वारा कहीं पर भी खर्च किया जा सकता है, अतः दोनों कथन असत्य हैं। यहाँ इन्होंने कहा था कि ये देखिए ध्यान नहीं दिया, मतलब मैंने ही नहीं दिया, तो इन्होंने असत्य पूछा था, तो दोनों ही कथन आपके असत्य हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएंगे। देखिए कह रहे हैं कि वरीयता प्राप्त शेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन फर्स्ट, इससे किसी कंपनी में मालिकाना हक नहीं प्राप्त होता। बी, इसमें वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। सी, इसमें लाभांश प्राप्त करने में वरीयता मिलती है। एंड डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बताना है यहाँ पर हमें क्वेश्चन का आंसर। देखिए बात करें अगर यहाँ पर हम वरीयता शेयरों की विशेषताओं के बारे में, तो शेयर धारकों के लिए अधिमान्य लाभांश विकल्प, इससे किसी कंपनी में मालिकाना हक नहीं प्राप्त होता। वरीयता शेयर धारकों को वोट देने का अधिकार नहीं है। कंपनी के बंद होने की स्थिति में शेयर धारकों को संपत्ति का दावा करने का अधिकार है। अर्जित लाभ के बावजूद शेयर धारकों के लिए निश्चित लाभांश भुगतान हाइब्रिड वित्त पोषण के स्रोत के रूप में कार्य करता है। इन्होंने कहा था कि कौन सा कथन असत्य है, तो बी, इसमें वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ये आपका असत्य है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रायः समाचारों में रहने वाले चिट फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, ये समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सेकंड, सेबी इसका नियमन करता है। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है। यहाँ है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो चिट फंड समवर्ती सूची का विषय है। चिट फंड अधिनियम 1982 चिट फंड का नियमन करता है और इस अधिनियम को चिट फंड संशोधन विधेयक 2019 के माध्यम से संशोधन किया गया। आंसर की बात करें तो कह रहे कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन फर्स्ट सत्य है कि यह समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में चर्चा में रही भारत की वित्तीय आसूचना इकाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, यह आर्थिक आसूचना परिषद EIC को सीधे रिपोर्ट करता है। सेकंड, सेबी रिजर्व बैंक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आदि इसके सदस्य संस्थान हैं। थर्ड, ये मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने की दिशा में कार्य करता है। तो कह रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल फर्स्ट और सेकंड, सी केवल सेकंड और थर्ड, एंड डी उपर्युक्त सभी। और में इसमें से कौन सा सत्य है वो बताना है। बात करें यहाँ पर हम वित्तीय आसूचना इकाई भारत की स्थापना 18 नवंबर 2004 को केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन द्वारा की गई थी। यह संगठन संदिग्ध वित्तीय संव्यवहारों से संबंधित सूचना प्रसार, मूल्यांकन तथा प्रक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। FIU भारत धन शोधन तथा संबंधित अपराधों के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आसूचना के प्रयासों को मजबूत तथा समन्वित करने के प्रयास के लिए उत्तरदायी है। आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से निम्नलिखित में क्या परिणाम नहीं हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, रेपो रेट भी बढ़ जाता है। बी, आर्थिक सुधार में बाधा उत्पन्न होती है। सी, बैंकों के पास मुद्रा उधार देने को कम हो जाती है। एंड डी, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। अब क्योंकि इन्होंने पूछा कि क्या परिणाम नहीं हो सकता, तो वो हमें बताना है। RBI रिवर्स रेपो रेट परिचालन के माध्यम से बैंकों को धन के बदले में सरकारी प्रतिभूतियों को विस्तृत करके अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करता है, जिससे बैंकों के पास मुद्रा उधार देने की क्षमता कम हो जाती है। रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से रेपो रेट भी बढ़ जाता है, जिससे कठोर मौद्रिक नीति की स्थिति के साथ ही आर्थिक सुधार में बाधा उत्पन्न होती है। इससे मुद्रास्फीति में कमी आती है। तो बात करें यहाँ पर बोला कि मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, तो ये आपका इसमें है कि नहीं हो सकता, इससे मुद्रास्फीति में कमी आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के समक्ष विद्यमान आर्थिक चुनौतियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, उच्च मुद्रास्फीति। सेकंड, उच्च आय वृद्धि। सी, बेरोजगारी। यदि उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन्होंने बोला है कि कौन सी भारत के समक्ष विद्यमान आर्थिक चुनौतियों में शामिल नहीं है।
अब इनमें से कौन सा आर्थिक चुनौतियों में शामिल नहीं है? देखिए, निम्न आय वृद्धि दर, उच्च मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और कोविड-19 महामारी के प्रभाव जैसे विभिन्न कारकों के कारण भारत में वस्तुओं और सेवाओं की मांग गतिहीन रही है या घट रही है। इससे अर्थव्यवस्था में उपभोग और निवेश का स्तर प्रभावित हुआ है तथा सरकार के लिए कर राजस्व कम हो गया है। बात करें तो बी हो जाएगा उच्च आय वृद्धि। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में अवसंरचना के लिए दीर्घकालिक वित्त लाने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है? ऑप्शन फर्स्ट बॉन्ड बाजार, बी बीमा बाजार, सी पर्यावरणीय कानूनों में, या डी उपयुक्त सभी। बात करें तो सरकार को बॉन्ड बाजार, बीमा बाजार का विकास करना चाहिए जो अवसंरचना के लिए दीर्घकालिक वित्त को आधिकारिक कर सकते हैं। साथ ही पर्यावरणीय मंजूरी, इससे जुड़े कानूनों में सुधार एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां सुधार आना जरूरी है। तो इस तरीके से अगर आंसर की बात करें तो वो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि कोर मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, हेडलाइन मुद्रास्फीति से खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति को घटाने पर यह प्राप्त होती है। बी सेकेंड, खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति भारत में कोर मुद्रास्फीति के घटकों में से एक है। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है या है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट एवं सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें यहाँ पर हम, देखिए अगर बात की जाए कोर मुद्रास्फीति आपका हेडलाइन मुद्रास्फीति माइनस खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति। तो इस तरीके से इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए केवल हमारा सही हो जाएगा। हेडलाइन मुद्रास्फीति से खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति को घटाने पर यह प्राप्त होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। इन्होंने कहा कि खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति भारत में कोर मुद्रास्फीति के घटकों में से एक है। खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति के घटकों में से एक है। ठीक है, तो कोर में नहीं शामिल है, ये हेडलाइन मुद्रास्फीति में शामिल है। सेकेंड ऑप्शन आपका ठीक, तो इसलिए ये गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा से औपचारिक रोजगार की विशेषताएं हैं या हैं? ऑप्शन फर्स्ट लिखित अनुबंध, सेकेंड सामाजिक सुरक्षा, थर्ड श्रमिक अधिकार एंड फोर नियमित भुगतान। कूट दिया गया है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड, बी केवल फर्स्ट, सेकेंड एवं फोर, सी केवल सेकेंड, थर्ड एवं फोर, एंड डी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एवं फोर। बात करें यहाँ पर हम तो उपर्युक्त में जितनी भी विशेषताएं हैं, विशेषताएं आपकी हैं वो औपचारिक रोजगार की विशेषताएं हैं। तो आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एवं फोर्थ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत कोष के माध्यम से एमएसएमई में इक्विटी निवेश के लिए कितनी राशि के आवंटन की घोषणा की है? ठीक है, देखिए बात कर ऑप्शन ए 500 करोड़, बी सी 50,000 करोड़ एंड डी 70,000 करोड़। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर अगर हम 70,000 करोड़ रुपए, तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया SRI कोष के माध्यम से एमएसएमई में इक्विटी निवेश के लिए 50,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन देशों के साथ भारत का रुपए में भुगतान का समझौता है? ऑप्शन फर्स्ट UAE, बी रूस, सी ईरान एंड डी उपयुक्त सभी। बात करें यहाँ पर हम तो ईरान पर प्रतिबंध के समय भारत ने ईरान के साथ समझौता किया था। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से भी ऐसा ही एक समझौता हुआ। अभी पिछले माह ही भारत और UAE के मध्य भी ऐसा एक समझौता हुआ। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि UAE, रूस, ईरान, तो उपयुक्त तो सभी सही हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम बल भागीदारी दर LFPR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, यह निर्धारित आयु वर्ग के लोगों का एक भाग है जो रोजगार के इच्छुक हैं या उसकी तलाश में है। सेकंड, इसमें पहले से नियोजित लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है वो बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें यहाँ पर हम तो देखिए श्रम बल भागीदारी दर LFPR कामकाजी उम्र की आबादी 15 वर्ष और उससे अधिक आयु का एक भाग है जो ऐसे नियोजित या बेरोजगार लोगों को संदर्भित करती है जो रोजगार के इच्छुक हैं या उसकी तलाश में हैं। आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में MSME के लिए
संपार्श्विक मुक्त ऋण की सुविधा हेतु पहली क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है, इसे केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है। सेकंड, यह पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत शुरू की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है वो बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर हम यहाँ पर, तो आपका मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशुधन क्षेत्र में एमएसएमई के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण की सुविधा हेतु पशुपालन अवसंरचना विकास निधि HIDF के तहत पहली क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। तो आंसर की बात करें तो केवल बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला कि इसे केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है, तो ये गलत है। ये आपका मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने शुरू किया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खनन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। ऑप्शन ए, रोजगार सृजन के मामले में यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। बी, भारत में खनन में निजी निवेश प्रतिबंधित है। सी, भारत में लौह अयस्क उत्पादन के मामले में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। एंड डी, बी एवं सी दोनों। बात करें यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है बताना है। रोजगार सृजन के मामले में यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 11 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है और लगभग 55 मिलियन लोगों की आजीविका बनाए रखता है। तो आंसर की बात करें तो रोजगार सृजन के मामले में कौन, भारत में खनन क्षेत्र, ठीक है, लेकिन ये सेकंड है, फर्स्ट नहीं है। रोजगार सृजन के मामले में यह कृषि के बाद दूसरा है, यानी कि पहला कौन सा हो जाएगा, तो आपका कृषि हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत का निर्यात लक्ष्य कितना है। ऑप्शन ए 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बी 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सी 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर एंड डी 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। बात करें यहाँ पर अगर हम, तो भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुसार भारत का लक्ष्य वर्ष 2023 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल निर्यात लक्ष्य हासिल करना है, जिसमें सेवाओं और वस्तुओं के निर्यात का योगदान 1 ट्रिलियन डॉलर का होगा। तो आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन हमारा सही है कि 2 ट्रिलियन डॉलर या 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था। ऑप्शन ए अगस्त 2008, बी जुलाई 2012, सी अप्रैल 2015 या डी फरवरी 2018। बात करें तो राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम आपका भारत सरकार द्वारा अगस्त 2008 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड के प्रबंधन को आधुनिक बनाना, भूमि संपत्ति विवाद के दायरे को कम करना, भूमि रिकॉर्ड रख रखाव प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ाना है। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम तत्कालीन राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2016 से केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में संशोधित और परिवर्तित किया गया था। तो आंसर की बात करें तो आपका आंसर फिलहाल हो जाएगा ए अगस्त 2008। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए भारत ने वर्ष 2023 में 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया है। सेकेंड, वर्ष 2030 तक पूरे देश को कवर करने का लक्ष्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट एवं सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो भारतीय प्रधानमंत्री ने G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में घोषणा की है कि भारत ने वर्ष 2023 में 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया है तथा वर्ष 2025 तक पूरे देश को कवर करने का लक्ष्य है। आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए केवल हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि 2025 तक यहाँ पर दिया वर्ष 2030 तक, ठीक है, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर हमारा गलत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद ने अपनी 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो एवं घुड़दौड़ पर कितना प्रतिशत कर लगाया है, यह कितना कर लगाया। ऑप्शन है 18%, बी 28%, सी 5% या डी 10%। बात करें तो वस्तु एवं सेवा परिषद ने अपनी 50वीं बैठक में विभिन्न वस्तुओं पर कर दरों में परिवर्तन करने के साथ ही ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो एवं घुड़दौड़ के लिए नियम तय किए हैं। बात करें अगर यहाँ पर हम तो 28% इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 28% कर लगाने का निर्णय लिया है या लगाया है, ठीक है। चले देखिए वो 2-3 क्वेश्चन हमने इसलिए छोड़ दिए क्योंकि वो करंट से रिलेटेड है, तो वो अभी हमारे काम के नहीं है, अनावश्यक डेटा बढ़ेगा, है ना।
कह रहे हैं कि ओपन मार्केट सेल स्कीम OMSS के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, ओपन मार्केट की कीमतें और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। सेकंड, घाटे वाले क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा और अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है या है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट एवं सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें यहाँ पर हम तो ओपन मार्केट सेल स्कीम FCI द्वारा खुले बाजार में केंद्रीय पूल से अधिशेष खाद्यान्न मुख्य रूप से गेहूं और चावल की बिक्री की सुविधा के लिए कार्यान्वित एक कार्यक्रम है। इस स्कीम का उद्देश्य बुआई और कटाई के बीच के मौसम के दौरान खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि करना है। आंसर की बात करें तो हमारा आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट एवं सेकंड दोनों ही सही है। ठीक है, चलो कह रहे हैं कि भारत का पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ निर्मित हुआ? ऑप्शन है गुजरात, बी दिल्ली, सी असम एंड डी चेन्नई। देखिए, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह नौवहन एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री ने असम के जोगी धोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण स्थल का दौरा किया ताकि अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जा सके। आंसर की बात करें तो सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले वाला भी करंट से रिलेटेड था, तो इसलिए क्योंकि इकोनॉमी का करंट से ही ज़्यादा मेल जोल रहता है, उसमें करंट के क्वेश्चन खूब रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, प्रदेश में इस कार्यक्रम को सर्वप्रथम 2 फरवरी 2006 को 22 जिलों में शुरू किया गया था। ऑप्शन सेकेंड, मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 100 दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम प्रदान करने का कानूनी गारंटी अधिकार दिया गया है। थर्ड ऑप्शन है कि वर्तमान में मनरेगा मजदूरी दर 313 रुपए है, जो कि देश के प्रत्येक राज्यों से अधिक है। कह रहे उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है वो बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है वो बताना है हमें। बात करें तो मनरेगा का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम प्रदान करके ग्रामीण परिवारों को काम करने के अधिकार का कानूनी गारंटी प्रदान करना है, ये सही है। आंसर की यहाँ पर बात करें तो आपका केवल ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। कौन सा सही है इन्होंने बताया, तो ये केवल इसमें सही है। देखिए, इन्होंने कहा कि वर्तमान में मनरेगा मजदूरी दर 313 रुपए है। ये गलत इसलिए भी गलत है क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मजदूरी दर की बात करें तो वो हरियाणा में 331 रुपए है, जबकि उत्तर प्रदेश में मनरेगा की मजदूरी दर 213 रुपए है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए केवल हमारा सही है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के बजट 2023 देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान है। ऑप्शन ए 6% से अधिक लेकिन 7% से कम, बी 6% से कम, सी 8% से अधिक, डी 7% से 8% के मध्य। ये थोड़ा सा फैक्चुअल इंपॉर्टेंट था, तो मैंने क्योंकि और करंट के हैं 2023 के, तो वो मैंने नहीं लिए। बात करें तो देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% से अधिक का है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 8% से अधिक का। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चन जो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर है, ये 2023-24 के बजट से रिलेटेड है। अब क्योंकि 23 का बजट मुझे नहीं लगता मे बी कि शायद बनाए आयोग, लेकिन 24 का क्योंकि इंट्रोड्यूस हो ही चुका है और समय भी हो गया, तो वो 2024 के बजट से ही क्वेश्चन ज्यादा फॉर्म करेंगे।